हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज है पेनेशिया सीरीज 18 और आज है एमसीक्यूज ऑन जॉन मिल्टन। इससे पहले मैंने जॉन मिल्टन की जो सीरीज़ है वो करवाई है, जिसमें जॉन मिल्टन के कुछ वर्क्स को लिया है, उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी कराए हैं। और आज मैं मिल्टन के वर्क से संबंधित एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। और ये एमसीक्यूज जॉन मिल्टन के आप लोग इसके अलावा जो है अभी अभी हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और ही बताना चाहूँगी कि पेनेशिया 40 डेज स्ट्रैटेजी अप्रैल से स्टार्ट होगी। 40 डेज को 40 डेज में ही करेंगे। और ये अभी जो चल रही है इसके बाद हम लोग लेंगे, मतलब नेक्स्ट राइटर कॉल्स फॉर दी, मैं सोच रही हूँ अभी लिटरेरी टर्म्स जो है वो आप लोगों को करवाऊंगी। तो चलिए अब इसके टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आप लोगों को अपने पीजीटी के बैच, पीजीटी का प्रैक्टिस बैच के बारे में बता दूं। देखिए, सबसे पहले ये जो बैच है इसका नाम है स्कोपम, स्कोपम प्रैक्टिस बैच फॉर यूपी पीजीटी। ये बैच लाइव चलता है। इस बैच में अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें जो इसमें बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ये जो बैच है दैट इज़ 1099 का ये बैच है। सबसे पहले फीस पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स को, तो फीस 1099 है। इसमें जो क्वेश्चन पेपर्स हैं दैट विल बी प्रोवाइडेड इन पीडीएफ फॉर्म। पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं। हर क्वेश्चन पेपर को स्टूडेंट्स को समझाया जाता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो जवाब देते हैं और वो फिर उसके बाद वो वीडियो डल जाती है। वन मोर थिंग जो इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें क्या कर रही हूँ मैंने पीजीडी के 4 राइटर्स जो हैं वो लेकर स्टूडेंट्स को ये कहा कि भाई आप 4 राइटर्स आपको तैयार करने हैं। जैसे अभी हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है, अभी ये नेक्स्ट टेस्ट जो है स्टूडेंट्स को तैयार करने का टाइम भी देना पड़ता है ना, तो वो नेक्स्ट टेस्ट जो है वो मैंने 21 या 22 तारीख में बोला है कि भाई 22 तारीख में तुम्हारा टेस्ट होगा। तो जो 4 राइटर्स मैंने स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए कहे हैं वो हैं चार्ल्स लैम्ब है, चार्ल्स डिकेंस है, और थॉमस हार्डी हैं, और टीएस इलियट है। तो भाई जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है, मेरे से पढ़ रखा है, उनके पास तो सारे नोट्स वगैरह सब कुछ हैं। जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा उसके बाद उनको ना यहाँ आकर फिर पता चलता है यार यहाँ तो लेवल, मतलब एग्ज़ाम का लेवल जो है, हम लोग अभी तक 3 साल से बेवकूफ़ी बन रहे थे और यहाँ पर आकर हमें पता चल रहा है कि हम कितना मतलब पढ़ने की ज़रूरत है। तो उनके लिए भी मैंने जो है एक चीज़ें जो है सोच रखी हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैंने जैसे 4 राइटर्स दिए हैं, तो उन 4 राइटर्स के 1 लाइनर्स, देखो भाई एक होता है डिटेल्ड बैच, वो तो अब मैं पढ़ा नहीं सकती। 1 लाइनर्स जो है मैं उनको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करती हूँ, किसमें, उनके कंटेंट में डल जाता है। स्टूडेंट्स उसको जो है पढ़ के अब टेस्ट इसके अकॉर्डिंग देंगे। 4 राइटर पे 2 टेस्ट होंगे। जो तीसरा टेस्ट होगा वो ग्रामर का होगा। लिटरेचर भी कवर करो, ग्रामर भी कवर करो, सब कुछ कवर करो। तो ये है हमारा स्कोपम प्रैक्टिस बैच। जो अभी भी पीजीटी का ये सोच रहे हैं ना यार हमने तो पीजीटी पढ़ा ही नहीं, हम कैसे करेंगे पीजीटी, हमने तो केवल फॉर्म भर दिया था, अभी भी अगर आप चाहो तैयारी कर सकते हो। कहते हैं ना कि भाई पंख होने से क्या फ़ायदा, उड़ान हौसलों से हासिल होती है ना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। तो अगर सपनों में जान है तो कदम बढ़ाओ, और नहीं है कोई बात नहीं, सितारों के आगे जहां और भी है। तो ये जो है आपको मैंने बताया स्कोपम प्रैक्टिस बैच का। इसके अलावा मैं अपना एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच जो है, ये वाला बैच जो है भाई, जो भी कोई मेरे यहाँ पर आकर एडमिशन लेता है ना उसके बाद उसको ये चीज़ तो समझ में आ जाती है कि यहाँ हमको बहुत ऑथेंटिक चीज़ मिलती है, सारी चीज़ बहुत बढ़िया मिलती है। अब सबसे अब इसका ये जो हमारा एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है ये हमारा 1599 का है। 1599 और ये 1899 में। 1899 में क्या है कि इसमें हमारी पाथ टू विक्ट्री बुक इंक्लूडेड है, पाथ टू विक्ट्री। और जो 1599 है उसमें टेस्ट पेपर्स हैं। इसमें टेस्ट पेपर्स और बुक दोनों है, टेस्ट पेपर्स प्लस बुक जो है वो दोनों है इस वाले में। ठीक है, बाकी का इसके बारे में बाद में बताऊंगी, अभी चलते हैं, पहले पढ़ा दूं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को जॉन मिल्टन के जो क्वेश्चंस हैं वो करवाने हैं मुझे। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखो, और अब आप लोग भी एक काम यह करा करो कि जब क्वेश्चन का जवाब देते हो उसके बाद चेक करा करो कि भाई आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, कितने पानी में आप हो। विच ऑफ मिल्टन्स वर्क मोस्ट एक्सप्लिसिटली, और ये जो हम क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी करवा रहे हैं ना ये सब हम टेलीग्राम पे डाल रहे हैं अपना,
जो हमारा फ्री मटेरियल, भाई हम यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा मटेरियल देते हैं, ये हम जो है किस पे डाल रहे हैं, टेलीग्राम पे डाल रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. Which of Milton's works most explicitly reflects his belief in the importance of individual conscience and liberty? Lycidas, Comus, Areopagitica या Samson Agonistes? तो आपको पता है कि मिल्टन का कौन सा वर्क है जो बताता है कि इंसान की अपनी लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि whatever a man wants to write that should be published and whatever he wants to present that should get published, वो किस में बताया है? और वो उनका प्रोस ट्रैक्ट है जिसका नाम है एरियोपेजिटिका, उसमें जो है ये चीज उन्होंने बताई है ना जी. Now the next question is, in Paradise Lost, what theological concept does Milton primarily explore through the character of Saturn? Saturn के माध्यम से मिल्टन का क्या थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है? प्रीडेस्टिनेशन, फ्री विल, डिवाइन ग्रेस या ओरिजिनल सिन? बताइए. तो भाई सही जवाब आपका इसमें ये है कि सैटर्न के, भाई जब ऐसा मोस्टली जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी ये वाली बात कही है कि ऐसा लगता है कि जब मिल्टन गॉड के बारे में लिख रहे थे तो उनके हाथ बंधे हुए थे, और जब उन्होंने सैटर्न के बारे में लिखना शुरू किया तो ही वॉज फ्री. मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये आप सबको पता है कि ये ब्लेक ने कहा है. और वो बिल्कुल उन्होंने ना मतलब खुलकर जो है, जब सैटर्न के रूप में ऐसा लगता है मिल्टन ने खुद को जिया है. तो दैट इज बाय सैटर्न के थ्रू मिल्टन जस्टिफाई वांटेड टू जस्टिफाई फ्री विल, वो फ्री विल को जस्टिफाई जो है वो करना चाहते थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्टन्स यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन पैराडाइज लॉस्ट is notable for its strict adherence to traditional heroic couplets, complex syntax and Latinate diction, सिंपल कोलोकियल लैंग्वेज, शॉर्ट रिदमिक लाइंस. तो मैं आप लोगों को सबसे एक बार, ब्लैंक वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है कि जिसमें राइम स्कीम नहीं होती मगर आयम्बिक पेंटामीटर होता है, जिसमें ना मीटर होता ना राइम स्कीम होती, वो तो फ्री वर्ड्स होती है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है. ठीक है. अब हीरोइक कपलेट्स ब्लैंक वर्ड्स में करोगे तो उसमें तो भाई राइम स्कीम भी आएगी और पेंटामीटर तो आएगा ही आएगा, तो वो तो ब्लैंक वर्ड्स होगी नहीं. सिंपल लैंग्वेज उन्होंने यूज करी है पैराडाइज रीगेन्ड में यूज करी है, शॉर्ट रिदमिक लाइंस नहीं है. तो क्या है? कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स, उसमें मिल्टोनिक सिमिलीज, बहुत कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स, और लेटिनेट डिक्शन, जो उसमें यूज किया उन्होंने, जो वर्ड फॉर्म चॉइस है दैट इज लेटिनेट डिक्शन. The concept of justifying the ways of God to men is central to which Miltonic work? ये आप सभी को पता है कि मिल्टन ने ये अपने जीवन के आखिरी समय में ये मतलब अपने जब मतलब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और तब उन्होंने ये लिखा है, और तब उन्होंने लिखा है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और ये किस में है? पैराडाइज लॉस्ट. पैराडाइज लॉस्ट, दैट इज पैराडाइज लॉस्ट. आप में से अगर जिन लोगों ने पैराडाइज लॉस्ट की कहानी ना सुनी हो, या इससे पहले मैंने सैमसन एगेनिस्टीज के बारे में बताया है, मिल्टन के डिवोर्स ट्रैक्ट्स के बारे में बताया है, कॉमस के बारे में बताया है, लीग्रो पेंसिलोसो के बारे में बताया, इससे पहले के लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें हैं. एंड यू और मिल्टन का जो बायोग्राफिकल स्केच है वो भी मैंने दिया है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ये मटीरियल जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और आपको खुद पढ़कर ये समझ में आ जाएगा कि अगर इतना हम लोगों को एक फ्री प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है तो पेड प्लेटफॉर्म में तो क्या ही होगा. और हमारा तो जो कि सबसे मतलब मैं कहती हूँ सबसे सस्ते कोर्सेज हैं ये, जो पायनियर वाला बैच है, स्कोपम वाला, बाकी वाले ऑब्वियसली क्वालिटी कम्स विद सम प्राइस, तो ये वाले तो मैंने इसलिए रख रखे हैं. मेरी एक नेचर है, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी, तो वो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सब चीज़ प्रोवाइड कर रखी है. अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कई बार स्टूडेंट ना बहुत सारी चीज़ें नई नई पढ़ते हैं. जैसे अभी क्लेफ्ट सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स को बता रही थी कि मान लो एक किसी प्रीवियस ईयर, किसी मतलब यूपी में नहीं मगर किसी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, क्लेफ्ट सेंटेंस पूछा गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता था कि क्लेफ्ट सेंटेंस होता क्या है. तो मैंने उसमें बताया कि क्लेफ्ट सेंटेंस होता, तो खुद ही कह रहे हैं कि मैम हमें बहुत सारे लोगों ने हमने ये चीज़ पहली बार पढ़ी है. या जैसे सब्जेक्टिव मूड वाला होता है, ग्रामर वगैरह मैं बता रही हूँ मैं आपको. तो मेरा मानना ये है कि जब आपको इतना समय मिल गया है तो आपकी तैयारी में कहीं से कहीं तक भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. एक इस समय तो आपके पास जो समय है ना, आपको पेपर आप प्रैक्टिस करनी है. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, वो चीज़ आपको अभी समय करनी है. और आपकी जहाँ पर आपको ये लग रहा है ना कि यहाँ
मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। और प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता है कि जो क्वेश्चन बहुत इजी है या जो क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है उनको 10 बार रिवाइज कर लिया, नहीं भाई, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर वही हमारे तो 1 नंबर से रह गया, हम 2 नंबर से रह गए, हम 60 नंबर पे अटक गए और हम 70 नंबर पे अटक गए। वो काम नहीं होना चाहिए। आपको बहुत समय मिला है और आपको अपनी कमी अब भी नहीं पहचान पा रहे हो तो फिर तो कोई बात है ही नहीं। वैसे एक ऐसा होता है, मेरा मानना ये है कि अगर आप जानना चाहते हो कि आपके अंदर अभी क्या कमी है तो आप प्रैक्टिस पेपर्स जो सॉल्व करो ना वो अच्छे लेवल के करो। What historical event heavily influenced Milton's political and religious writings? The War of the Roses, the English Civil War, the Glorious Revolution, the Renaissance। भाई देखो मिल्टन के करियर को और रिलीजियस राइटिंग को जो सबसे ज्यादा, उनके इवन घरेलू जीवन को भी जिसने सबसे ज्यादा करा है, दैट इज सिविल वॉर, जिसके दौरान भाई थिएटर्स भी बंद हो गए थे 1642 में, जो जाके 1660 में खुले थे। Milton's Samson Agonistes is structured in accordance with the conventions of romantic drama, Elizabethan comedy, Greek tragedy या medieval morality play। तो आप सभी को पता है कि मिल्टन का सैमसन एगोनिस्टिस ग्रीक टर्म है ये, और एक तरीके से एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसमें मिल्टन ने खुद को ये बताया है कि भाई एक अपना वो दिया है कि मैं कैसे जो है एक मतलब उन्होंने अपने बारे में ये बताया। एक ये जो सैमसन एगनिस्टिस है, सैमसन के माध्यम से मिल्टन ने अपनी अग्नि को बताया है। और सैमसन वाज द वॉरियर और द रेसलर, ये एक क्लोजेड ड्रामा है और ये पैराडाइज रीगेंड के साथ जो है वो आया था, और इसका है ये लिया गया है ग्रीक ट्रेजेडी से। क्लोजेड ड्रामा है मगर इसमें जो फॉलो करता है वो इसमें यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन है। In Lycidas, Milton employs the pastoral elegy to mourn the death of। देखिए लिसिडस जो है वो मिल्टन की एक मिल्टन ने इसे मोनोडी कहा है। मोनोडी का मतलब होता है कि जिसमें विलाप करने की आवाज, देयर इज ओनली वन वॉइस ऑफ लेमेंटेशन। लेकिन ये मोनोडी नहीं है, इसमें और भी वॉइसेस हैं, ट्रिनिटी इसे माना जा सकता है। एलिजी की एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है, इट बिगिंस विद द पेसिमिस्टिक नोट एंड एंड्स एट द ऑप्टिमिस्टिक नोट। तो लिसिडस भी इसमें इज नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। और ये लिसिडस जो लिखी गई है इसमें मिल्टन ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री भी बताई है और अपने दोस्त एडवर्ड किंग के मृत्यु के उपरांत उन्होंने लिखी है। विच ऑफ मिल्टन्स वर्क डिफेंड्स द प्रैक्टिस ऑफ डिवोर्स। आपको पता होगा मिल्टन के जो डिवोर्स ट्रैक्ट्स हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने मिल्टन के डिवोर्स ट्रैक्ट्स के बारे में बताया, 4 डिवोर्स ट्रैक्ट्स हैं उनके, और द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, और जस्टिस मार्टिन बुसर और टेट्राकॉर्डन, ये और ये जो है ये मतलब मिल्टन के जो मैंने डिवोर्स ट्रैक्ट्स के बारे में बताया, आप उसको देख भी सकते हैं। तो इनमें से कौन सा वर्क जो है डिवोर्स ट्रैक्ट को बताता है? द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रीलेटी, ये उनका ये एक्लेसियास्टिकल जो है, मतलब उन्होंने एक जिसको मतलब चर्च के ऊपर उन्होंने लिखा था। डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ये उन्होंने जो लिखा था ये उनका पहला ट्रैक्ट है, जिसमें उन्होंने बताया था कि मतलब उन्होंने अपने सारे जो डिवोर्स ट्रैक्ट्स हैं उनके थ्रू ये बताया है कि डिवोर्स शुड बी ग्रांटेड इफ देयर इज नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन द कपल्स। ऑफ एजुकेशन जो है ये एक एजुकेशन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए लिखा गया था। एंड आइकॉनिक्लास्टस का मतलब होता है इमेज ब्रेकर, तो जो उसमें उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट की इमेज को ब्रेक करा है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है दैट इज डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। Next a question is, the character of Comus in Milton's Masque represents divine virtue,
सेंसुअल इंडल्जेंस एंड टेम्पटेशन, पॉलिटिकल टायरनी या इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट। अगर आप लोगों ने सबने कॉमर्स, ऐसा कोई नहीं है जिसने कॉमर्स जो है वो नहीं पढ़ रखा हो। अगर नहीं भी पढ़ रखा होगा तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी। कॉमर्स एक मास्क है जो लेडलॉक कैसल में प्रेजेंट किया गया था, और ये 1634 में अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने प्रस्तुत किया गया था। तो कॉमर्स जो है ना वो इस बेसिकली इसमें वर्चू के बारे में बताया गया है और द कैरेक्टर ऑफ कॉमर्स। लेकिन कॉमर्स जो है इट्स अ गॉड ऑफ रिवलरी एंड कॉमर्स टेम्प्ट्स अदर्स। तो कॉमर्स जो कैरेक्टर कॉमर्स का दिखाया है, सेंसुअल इंडल्जेंस एंड टेम्पटेशन। गॉड ऑफ रिवलरी दिखाया गया है, सर्सी और बैकस का बेटा दिखाया गया है, दैट इज सेंसुअल इंडल्जेंस। मिल्टन्स ब्लाइंडनेस सिग्निफिकेंटली impacted his writing process, particularly for Paradise Lost. How did he primarily compose this epic? By using a scribe to take dictation, by writing in braille, by employing a complex system of mental notation, by collaborating with other poets. तो भैया देखो ये है कि उन्होंने एक स्क्राइब लिया था डिक्टेशन लेने के लिए, ही टुक अ स्क्राइब, और इसमें एंड्रयू मार्वेल ने भी उनकी हेल्प करी थी बाय यूजिंग अ स्क्राइब। What is the significance of the Nativity Ode? It's a political satire. It meditates on personal loss. It is an early example of Milton's lyrical genius, and it's a dramatic monologue. तो आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा, मिल्टन ने क्राइस्ट के नेटिविटी ओड जो लिखा था, क्राइस्ट के जन्म के ऊपर लिखा था। और ये जो है मतलब ऑन December 25, 1629 at the age of 21 he composed the ode on the morning of Christ's nativity, और कैम्ब्रिज में लिखा था, और ये उन्होंने क्राइस्ट के उस पर लिखा था, और इट मेडिटेट्स सॉरी इट्स एन अर्ली एग्जांपल ऑफ मिल्टन्स लिरिकल जीनियस। ये मिल्टन के लिरिकल जीनियस, एट द एज ऑफ 21 ही कंपोज दिस पोएम। Milton's concept of fit audience through few suggests his belief in। अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद समझ लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। एंड दैट इज the Milton's concept of fit audience, though few, suggests his belief in the universal appeal of his poetry, the importance of writing for a select, the need to simplify complex idea, the power of popular culture। देखो भाई, जो भी व्यक्ति जो है ना, मिल्टन भी चाहे उन्हें कुछ भी कहा जाए, लेकिन ऐसा होता यही है कि जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत कम लोगों को समझ में आती है। ये तो बात बिल्कुल 100% सत्य है, क्वालिटी हर किसी को समझ में नहीं आती है। तो मिल्टन का था फिट ऑडियंस दो फ्यू, उनका भी यही मानना था कि ऑडियंस मतलब लिखो तो जिनके लिए लिखो उनको तुम्हारी बात समझ में आनी चाहिए, चाहे वो मुट्ठी भर हो। भाई बिल्कुल वही मेरे चैनल वाला हाल कि अगर ये इसी पे ऊट पटांग फालतू फालतू अबाड़ा कबाड़ा प्रस्तुत किया जा रहा होता तो अब तक इसके लाखों फॉलोअर्स हो रहे होते। लेकिन भाई ये देखो, ये फिट ऑडियंस के लिए है, दो फ्यू, वही वाली चीज है। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, तो वही चीज है कि ये सिलेक्टेड लोगों के लिए है, तो जिससे कि वही सिलेक्टेड लोग जो वाकई में सीरियस हैं और जो सिलेक्शन वाकई में चाहते हैं। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग फॉर अ सेलेक्ट। In Paradise Lost, the fall of Adam and Eve is primarily attributed to divine predestination, Saturn's cunning and their own weakness, the inherent evil of nature, a cosmic accident। आप सभी को पता है कि जब पैराडाइज लॉस्ट की अगर आप लोगों ने समरी नहीं देखी हो तो मेरा इससे पहले वाले लेक्चर मिल्टन के देख सकते हैं। गॉड कहते हैं कि फ्री विल वो होती है कि जब आपके पास चॉइस है, और आप चॉइस, जब आपके पास चॉइस है तब आप सही चुनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आप अपनी विल को सही जगह ले रहे हैं। अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है तब तो आप कुछ चुन ही नहीं सकते हैं। तो एडम और ईव के पास चॉइस है कि वो फॉरबिडन फ्रूट ना खाएं, लेकिन यदि वो ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली उनको इस हेवन को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फॉल ऑफ एडम और ईव जो है वो सैटर्न, जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न, कि सैटर्न की कनिंगनेस की वजह से सैटर्न टेम्प्ट करता है ईव को, ईव वो फ्रूट खा लेती है, और एडम जो है वो ईव के प्रेम में खा लेता है। तो उनकी ओन वीकनेस की वजह से और सैटर्न की कनिंगनेस की वजह से ये घटना घटती है। द आंसर इज बी।
Which of these works by Milton is a prose work? Samson Agonistes, Lycidas, Areopagitica या Comus? देखिए ये एक क्लोजेट ड्रामा है, that's a closet drama. Lycidas is an elegy, Comus is a masque. तो प्रोज वर्क कौन सा है? दैट इज एरियोपेजिटिका. ठीक है जी. व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ पैराडाइज रीगेन्ड? देखिए पैराडाइज रीगेन्ड मिल्टन का फेवरेट एपिक था, 4 ही किताबों में था, सैमसन एगोनिस्टिस के साथ पब्लिश हुआ था और इसमें उन्होंने बहुत सिंपल स्टाइल एम्प्लॉय करा था और इसका जो थीम थी वो थी द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट. The temptation of Christ. Milton's political writings often championed absolute monarchy, republicanism, the divine right of kings, aristocratic privilege. आप सोचिए कि मिल्टन की political writing, मिल्टन ने पहले वो poems लिखा करते थे but after civil war he started writing, मतलब वो क्रॉमवेल के फेवर में जब हुए तो उन्होंने पोएम्स लिखना जो है वो छोड़ दिया. तो बेसिकली वो चाहते क्या थे? वो मोनार्की नहीं चाहते थे. ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ किंग. डिवाइन राइट ऑफ किंग्स में तो यकीन करने का मतलब ही नहीं उठता है. तो क्या था? ही वॉन्टेड रिपब्लिकनिज्म, दैट इज रिपब्लिकनिज्म. The character of Delilah in Samson Agonistes represents divine justice, treachery and betrayal, maternal love, intellectual wisdom. जिस किसी ने भी सैमसन एगोनिस्टिस पढ़ रखी है सबको पता है कि डेलिला जो है वो सैमसन की वाइफ है और सैमसन जो है अपना सीक्रेट कि उसकी जो पार है दैट इज इन हिज लॉक वो उसको बता देता है और वो बता देती है औरों को. सैमसन का लॉक को काट कर सैमसन को जो है एक कमज़ोर अवस्था में उसको ना केवल एक डंजन में कैद किया जाता है बल्कि उसकी आंखें भी गौच कर ली जाती हैं. और जब लीला उसको बताती है कि हाँ ये सब उसने किया है तो और उसको कंट्रोल करने के लिए किया, तो वो यहाँ पे मिल्टन ने बेसिकली ये दिखाया है कि ट्रेजेडी इज कॉज टू मेन जस्ट बिकॉज ऑफ विमेन. तो ये दलीला जो है वो ट्रेचरी एंड बिट्रेयल का सिंबल जो है वो दिखाई गई है. Milton's educational treatise of education advocated for a purely religious curriculum, a comprehensive education encompassing classical learning, the exclusion of women, a vocational training system. देखिए ऑफ एजुकेशन जो इन्होंने लिखा था, सैमुअल हार्टलेब को इन्होंने लिखकर ये कहा था कि स्कूली शिक्षा में जो चेंजेस करने की ज़रूरत है. वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में उन्होंने नहीं लिखा और ये भी जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया है प्रिविलेज क्लास के बच्चों के लिए बताया. तो उसमें उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट शुड बी टॉट थ्रू जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस. इंग्लिश तो गरीबों की लैंग्वेज है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एनकम्पासिंग classical learning and moral development. The answer is B. What is the role of chorus in Samson Agonistes? chorus जो कैरेक्टर है Samson Agonistes में या किसी भी क्लोजेट ड्रामा में उसका रोल क्या होता है? Advance the plot, to provide commentary and reflection, to represent the antagonist, to deliver the protagonist soliloquies. देखिए जो कोरस का रोल है इसमें सैमसन एगोनिस्टिस के कैरेक्टर के बारे में बताना, उसके साथ क्या होने वाला है वो बताना, to provide commentary and reflection. Milton's use of classical allusions in his works serves to. मिल्टन के जब मिल्टन अपने वर्क्स में ना क्लासिकल अल्यूजन्स यूज करते हैं, अल्यूजन का मतलब होता है एग्जाम्पल, तो उसका क्या मतलब क्यों यूज करते हैं? वो क्लासिकल जो वो मॉडल्स को लेते हैं, क्लासिकल अल्यूजन्स जो लेते हैं, ऑब्सक्योर मीनिंग, डिमॉन्स्ट्रेट हिज एरुडिशन एंड कनेक्ट हिज वर्क टू द एपिक ट्रेडिशन, अपील टू पॉपुलर ऑडियंस, क्रिटिसाइज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. भाई देखो अगर आप एक बात बताओ, क्लासिकल अल्यूजन का यूज जो व्यक्ति कर रहा है तो ऑब्वियसली वो पढ़ा लिखा होगा. आप पढ़े लिखे अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे दिखाओगे? इफ यू कोट फ्रॉम क्लासिक्स. तो ये है मिल्टन वांटेड टू शो हिज एरुडिशन, अपनी पांडित्य प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी पढ़ाई लिखाई प्रदर्शित करना चाहते थे. द आंसर इज बी. ठीक है जी.
Which of Milton's work defends the execution of King Charles I? Areopagitica, Iconoclastus, Paradise Regained, Doctrine and Discipline of Divorce. देखो भाई, Iconoclastus तो इनकी वो वर्क है, आइकन बेसिलाइक के रिएक्शन में लिखी थी इन्होंने, ठीक है। और रेजिसाइड को सही ठहराने के लिए, राजा की हत्या को सही ठहराने के लिए उन्होंने, देखो एक तो टेन्योर उन्होंने टेन्योर जो है वो लिखा है, वर्क जो उनका लिखे तो उन्होंने बहुत सारे हैं, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स है, उसके बाद जो है डिफेंशियो सिकंडा है, और ये सारे जो वर्क्स हैं बेसिकली इनके, अगर हम प्रोज वर्क के बारे में बात करें तो देखिए टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट तो तभी लिखी थी जब राजा की हत्या की गई थी 1649 में, ये भी 1649 में ही आई है, आइकॉनोक्लास्टस भी तभी आई है। डिफेंशियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो ये लिखी थी, ये 1651 में है। डिफेंशियो सेकेंडा ये डिफेंशियो सेकेंडा ये सेकेंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल, ये सब उन्होंने लिखा तो वही है कि राजा की हत्या को सही ठहराने के लिए, मगर ये आइकॉनोक्लास्टस जो है इमेज ब्रेकर, राजा की इमेज को तोड़ता हुआ, तो ये है इसका आंसर है आइकॉनोक्लास्टस दैट केम इन 1649, द सेम ईयर इन विच किंग वाज मर्डर्ड। What is the literary term for the long speeches given by Saturn in Paradise Lost? देखिए स्टिचोमिथिया, सोलिलोकीज, ड्रामेटिक मोनोलॉग या असाइड। तो सैटर्न की जो लॉन्ग स्पीचेस हैं उनके लिए ऑब्वियसली सैटर्न की लॉन्ग स्पीचेस जो हैं वो पैराडाइज लॉस्ट में दैट इज सोलिलोकीज हैं, दैट इज सोलिलोकीज, ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the name of the fallen angels capital city in Paradise Lost? ये आप सभी को पता है कि सैटर्न और फॉल जो है पैराडाइज लॉस्ट में वो 9 दिन तक हुआ था, यानी कि 9 दिन तक सारे जो रिबल एंजल्स थे वो गिरते रहे गिरते रहे गिरते रहे। जब वो हेल में पहुंचे तो हेल बहुत गर्म था, धधक रहा था, एक बिना रोशनी की आग जो है वो धधक रही थी। और सबसे पहले मल्सिबर ने एक जो है एक महल बनाया जिसका नाम था पेंडेमोनियम, एंड पेंडेमोनियम इज अ वर्ड कॉइंड बाय मिल्टन, और इसका मतलब होता ऑल द डीमंस, दैट वाज अ मीटिंग प्लेस फॉर ऑल द डीमंस। तो कैपिटल सिटी का नाम है पेंडेमोनियम। In which Milton sonnet does he reflect on his blindness? Sonnet 7, sonnet 19, sonnet 12, or yeah, sonnet 14, and that is sonnet 19. That is sonnet 19. Let me tell you about sonnet 19 as well. ये है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये जिसे ऑन इज ब्लाइंडनेस कहा जाता है, तो दैट इज सोनेट 19, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। एंड 25th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एडम एंड ईव्स गार्डन बिफोर द फॉल? वल्हला, एल्सियम, एट ईडन, आर्केडिया, एंड द आंसर इज ईडन। फॉल से पहले दोनों के दोनों ईडन में रहा करते थे, प्यार से रह रहे थे, आराम से, मैं तो रह रही थी, मैं तो रह रहा था। अचानक से सैटर्न आया, सैटर्न ने अटेम्प्ट करा, फॉल हुआ। फॉल कौन कौन सी बुक्स में है? बुक 4th एंड बुक 9th, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। Which of the following is not a characteristic of Milton's epic style? Grandiose diction, inverted syntax, colloquial language, epic similes। देखो भाई, इनमें से जो स्टाइल नहीं है मिल्टन का वो है कोलोकियल लैंग्वेज। कोलोकियल लैंग्वेज का मतलब होता है आम बोलचाल की साधारण भाषा, तो दैट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिल्टन्स एपिक स्टाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजल दैट एक्सपेल्स एडम एंड ईव फ्रॉम पैराडाइज? ये क्वेश्चंस बड़े घुमाऊ क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी कर देते हैं।
कि भैया इनका आंसर क्या है। और इसको मैं आपने अगर नहीं देखा हो, मैं फिर दोबारा से आपसे कहूँगी कि आप लोग जो है वो देख सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा आपको पैराडाइज लॉस्ट की समरी। तो दैट इज माइकल। व्हाट इज द प्राइमरी मीटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? ये मैंने अभी आपको बताया था, पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, और जो ब्लैंक वर्ड्स होती है उसमें राइम स्कीम नहीं होती, लेकिन जो मीटर होता है वो राइजिंग मीटर होता है, एंड दैट इज आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर को राइजिंग मीटर कहा जाता है, जिसमें भी आवाज पहले गिरती है और बाद में उठती है उसे राइजिंग मीटर कहते हैं। दैट इज आयम्बिक पेंटामीटर। Which work contains the line they also serve who only stand and wait? अभी मैंने आपको बताया था, that is sonnet 19, when I consider how my light is spent. When I consider how my light is spent. Milton's work is characterized by his deep engagement with which religious tradition? Catholicism, Puritanism, Judaism या ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी? मिल्टन की एज को भी प्यूरिटन एज कहा जाता है, तो मिल्टन फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ प्यूरिटनिज्म। सो हियर आई रेस्ट। ये थे आपके 30 क्वेश्चंस, और अब हम लोग नेक्स्ट उस पर बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कह रही थी पायनियर वाले बैच के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। तो पायनियर वाला बैच जो है, अगर आप लोग सुनना चाहें तो पायनियर वाला बैच जो है वो उसमें टीजीटी के लिए है। लगभग उसमें अब टेस्ट पेपर्स तो बहुत सारे हो चुके हैं, उसमें 65 है। अब उसमें रिवीजन शुरू हो रहा है, तो जो अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अब रिवीजन शुरू हो रहा है। और रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि रिवीजन के हिसाब से 1 महीना 1.5 महीना रह गया तो फीस कम करो ना, हमने फीस ऑलरेडी कम कर रखी है। अब उसमें रिवीजन शुरू होने वाला है, तो अगर आप मौका है आपके पास, अगर आप चाहते हैं, उसमें हार्ड कॉपी मटेरियल भी मिलता है, और आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाए और एग्ज़ाम से पहले आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, तो गो फॉर इट। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं जल्द ही। बाय बाय।